वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमें एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इस चैप्टर में इन्वॉल्व है, इस चैप्टर में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम सबसे पहले देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है खेलों में काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का सिद्धांत। ठीक है, बायोमैकेनिक्स का मूल सिद्धांत यानी कि जैव यांत्रिकी का मूल सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है और इसी चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहे, ताकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उन सभी क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर सके और बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम अपना यूनिट देख लेते हैं कि हमें आज की इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे खेलों में काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की परिभाषा और उसका क्या महत्व है। ठीक है, जैव यांत्रिकी का क्या महत्व है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर हमसे डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा जो चैप्टर है हम उसकी डेफिनेशन को जान लेंगे, ताकि हमारी जो आगे की अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर को लेकर वो बहुत ईजी हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स के सिद्धांत के बारे में, यानी कि हमारा जो जैव यांत्रिकी है उसके सिद्धांत क्या है, उसके तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, देन हम बात करेंगे शरीर की गतिविधियों के प्रकार, मतलब जो हमारी जो बॉडी जिस तरीके से मूवमेंट करती है, हमारी बॉडी जिस प्रकार किसी भी प्रकार की अगर कोई गतिविधि करती है तो वो कौन कौन से किस टाइप की होती है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे फ्लेक्शन। ठीक है, एक्सटेंशन देखेंगे, एबडक्शन देखेंगे। ठीक है, रोटेशन देखेंगे। ठीक है, और सुप्रीनेशन और प्रोनेशन। ठीक है, तो ये सारे कुछ वर्ड्स है जो कि आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलत लग रहा होगा, है ना। आपको लिखना बिल्कुल सही है, ताकि प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो आप बिल्कुल करेक्ट लिखोगे तो आप इजीली मार्क्स ले सकते हो। तो ये कुछ हमारी बॉडी मूवमेंट के प्रकार है, हमारी जो भी हम गतिविधि करते हैं हम उन सभी का ये एक छोटा सा प्रकार है। ठीक है, देन हम बात करेंगे अक्ष और तल के बारे में, अवधारणा और शरीर की गतिविधियों में इसका अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है जो कि इस चैप्टर में रखे गए हैं और इस चैप्टर को हमें कवर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहले टॉपिक में हम डेफिनेशन के साथ जाएंगे। ठीक है, क्या हमसे पहला टॉपिक कहता है काइनेसियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप इधर देखोगे यहाँ पे क्या बिल्कुल लिखा गया है कि विज्ञान की एक, साइंस की एक शाखा, एक ब्रांच है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी जो मानव की गति होती है, हमारा हम किस तरीके से किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम प्रदर्शन किस तरीके से कर पा रहे हैं, और उसके आसपास जो इन्वायरमेंट होता है, उसके आसपास का जो वातावरण है, उसके अनुसार जो हमारा शरीर है किस तरीके से काम करता है। ठीक है, उसको हम काइनेसियोलॉजी के अंदर रखते हैं। मीन्स सिंपल सरल भाषा में डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि हमारी जो मानव की जो गति है या हम जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, और हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास के वातावरण में हमारा जो शरीर है कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजों को दर्शाता है काइनेसियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, देखो आप डेफिनेशन क्या कहता है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा, विज्ञान की वह शाखा है जो मानव की गति, प्रदर्शन और उसके आसपास के वातावरण में, है ना, मतलब हमारे आसपास जितना भी इन्वायरमेंट होगा हम उस इन्वायरमेंट के थ्रू अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हम उस वातावरण के अनुसार जो विशेष स्थिति में हमारा जो शरीर है वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, हमारा शरीर जिस कार्य से संबंधित है वो क्या हो जाएगा, काइनेसियोलॉजी में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी 2 लाइन की डेफिनेशन है। मे बी एग्जाम में आप लोगों के लिए ये 2 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है। ठीक है, मतलब ये क्यों जरूरी है। ठीक है, देखो ये क्या करता है, हमारे शरीर के विश्राम और गति का अध्ययन करने में सहायता करता है। यानी कि जब हमारा शरीर विश्राम की स्थिति में होता है, ठीक है ना, और जब हमारा शरीर गति की अवस्था में होता है तो उसको उसका अध्ययन करने में ये क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, हमारी हेल्प करता है उसको स्टडी करने में, वैज्ञानिक सिद्धांत प्रदर्शन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, प्रतियोगिता अवधि में, ठीक है, जैसे सपोज करो जिस तरीके का इन्वायरमेंट, अच्छा अब हम लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं, हमारी मतलब बहुत सारे लोग क्रिकेट के फैंस होंगे। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हल्की बारिश हो जाती है तो पिच क्या होता है, उसमें नमी आ जाती है। तो उसी दौरान क्या होता है, जो आप आसपास के खिलाड़ी होंगे वो उस प्रकार से अपनी मतलब बैटिंग करना चाहेंगे। ठीक है,
अगर पिच में ड्राइनेस है तो वो अलग तरीके से बैटिंग करेंगे, यानी कि जो उनका वातावरण होगा वो थोड़ा अनुकूल हो जाएगा, और उस वातावरण में वो कैसे काम करते हैं, तो वही सारी चीजें हमें काइनेसियोलॉजी में जानना होता है। ठीक है, तो देखो इसका एक और महत्व क्या निकलेगा कि प्रतियोगिता अवधि में शीर्ष प्रदर्शन हासिल करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, थकान और चोट से उबरने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, मतलब कि कोई थकान लग जाए या कोई हमें चोट वगैरह हो सकती है, तो उससे कैसे हम लोग आगे आ सकते हैं, उसको दूर कैसे कर सकते हैं, उसमें हमारी मदद करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, साथ ही साथ आधुनिक मैदान और खेल उपकरण को तैयार करने में भी हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो 3-4 महत्व आप लिख दोगे। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, सपोज क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि काइनेसियोलॉजी क्या होता है, उसकी परिभाषा बताइए और उसका क्या महत्व है, तो आप डेफिनेशन बताओगे, डेफिनेशन के बाद आप 3-4 महत्व को लिख दोगे, आप इजीली 2 या 3 नंबर आराम से एग्जाम में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बायोमैकेनिक्स की परिभाषा को जान लेते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैव यांत्रिकी। ठीक है, जैव मतलब कि जीवित प्रणाली हो गया, जीवित प्राणी हो गया। ठीक है, यांत्रिकी क्या होता है, देखो जैव यांत्रिकी वह विज्ञान है जो मानव शरीर पर कार्य करने वाले बाहरी और होता है इंटरनल और एक्सटर्नल बल, यानी कि बाहरी बल और आप जानोगे आंतरिक बल। ठीक है, तो ये साइंस की एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी पर, मानव शरीर पर जो कार्य करने वाले आंतरिक और बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। ठीक है, ये देखो 2 वर्ड आपको ध्यान देना है इसकी डेफिनेशन में, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स, यानी कि बाहरी बल और आंतरिक बल। ठीक है, इनके बल द्वारा उन उत्पन्न जो प्रभाव होते हैं ना, उसकी ये जांच करता है, मतलब कि हमारी बॉडी पे कोई बाहरी बल लगाया गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, तो उस फोर्स को लगने के बाद हमारा जो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, हमारी बॉडी में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होंगे, उसको जांचने का काम कौन करता है, जैव यांत्रिकी करता है। तो आपको ये डेफिनेशन इसमें ध्यान देनी है कि जैव यांत्रिकी क्या होता है, तो विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें मानव शरीर पर कार्य करने वाले आंतरिक बल और बाहरी बल के द्वारा उत्पन्न प्रभाव, ठीक है, उस प्रभावों की व्याख्या कौन करता है, तो जैव यांत्रिकी करता है। आपको ये डेफिनेशन बतानी है। इसके महत्व क्या क्या हो सकते हैं, इसके महत्व में देखो आप बताओगे कि प्रदर्शन की उच्च गुणवत्ता में योगदान देता है। पहला पॉइंट आप लिखोगे कि हमारा जो जो भी खिलाड़ी प्रदर्शन करेगा किसी भी चीज को, तो उसकी उच्च गुणवत्ता को प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट आप बताओगे कि प्रदर्शन को सीमित करने वाले दोषों का पता लगाता है। ठीक है, तीसरा आप बताओगे कि नए उपकरण विकसित करने में हमारी सहायता करता है, मतलब कि नए नए उपकरण बनाने में हमारी मदद करता है। उसके बाद आप कहोगे कि हमें नए शारीरिक कौशल सीखने में मदद करता है, हम बहुत सारे नए नए स्किल्स को सीख सकते हैं, फिजिकल जो स्किल्स होते हैं हम उनको सीख सकते हैं जैव यांत्रिकी के द्वारा, तो आप ये वाले पॉइंट भी मेंशन करोगे। देन आप बताओगे कि हमें नई तकनीक कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। हमें क्या होता है कि जैव यांत्रिकी के द्वारा हम नए नए क्वेश्चन, हमारे अंदर नए नए स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आप मेंशन करोगे। 3 मार्क्स में आएगा कि जैव यांत्रिकी क्या होता है, इसके किन्हीं 2 महत्व का वर्णन करो। आप इजीली ये सारे पॉइंट उठा के लिख देना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जैव यांत्रिकी के सिद्धांत। ठीक है, तो देखो इसके सिद्धांत में 4 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? पहले हम देख लेंगे कि गति का जैव यांत्रिक सिद्धांत किस पे फोकस करता है, रेखीय गति पर, वेग पर, चाल पर, ठीक है ना, त्वरण पर, एक्सिलरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, संवेग पर करता है, इन सारी चीजों से संबंधित होता है। 4 प्रमुख कारक कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, तो आपका सबसे पहले स्थिरता आएगा। ठीक है, स्थिरता के बाद दूसरा पॉइंट क्या आएगा, अधिकतम प्रयास। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयास करना, अधिकतम प्रयास। रेखीय गति आप मेंशन करोगे, फिर आप कोणीय गति को मेंशन करोगे। जैव यांत्रिक के सिद्धांत में आप इन 4 पॉइंट्स को मेंशन करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जैव यांत्रिक के तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि बायोमैकेनिक्स के एलिमेंट्स। आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि बायोमैकेनिक्स के एलिमेंट्स, बायोमैकेनिक्स के तत्व बताओ। देखो वो जैव यांत्रिक भी लिख के देख देख एग्जाम में आपको आ सकता है, या हो सकता है वो बायोमैकेनिक्स लिख दे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बायोमैकेनिक्स जैव यांत्रिकी दोनों एक ही शब्द है, दोनों का वर्णन हमें एक ही तरीके से करना है। एग्जामिनर कंफ्यूजन के लिए आपको जैव यांत्रिकी की जगह हो सकता है बायोमैकेनिक्स लिख के दे दे। ठीक है, तो इसके जो तत्व हमें बताने हैं, हमें इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्टैटिक्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, देखो उन प्रणालियों का अध्ययन करना जो या तो स्थिर अवस्था में हो या फिर स्थिर गति से गतिमान हो। ठीक है, तो स्टैटिक्स में क्या आएगा, ऐसी चीजों का वर्णन करना, ऐसी चीजों को ढूंढना जो कि
स्थिर अवस्था में हो, ठीक है, या फिर स्थिर गतिमान अवस्था में वो गति करे, ठीक है, यानी कि स्थिर गति में वो गतिमान अवस्था में हो। तो इन सारी चीजों को, यानी कि कोई भी बॉडी मूवमेंट हमारा इसमें पार्ट हो सकता है, इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। दूसरा आता है गतिशीलता, ठीक है। गतिशीलता में क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण और मंदन के साथ साथ गतिशील प्रणालियों का अध्ययन करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है गति विज्ञान, ठीक है, गति विज्ञान, मोशन साइंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी प्रणाली पर बलों के प्रभाव, ठीक है, किसी चीज पर जो हमारा फोर्स है उस फोर्स का जो प्रभाव होगा, बलों के प्रभाव का वर्णन करते हुए रेखीय स्थिति विस्थापन, ठीक है, वेग, त्वरण, ठीक है ना, इन सब पर रैखिक और कोणीय परिवर्तन के सहित गति पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। मतलब इन सारी चीजों पे सारी चीज लगाई जाती है और जो गति होता है उसका अध्ययन, उस पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा कैनेटिक्स। कैनेटिक्स में क्या होता है कि गति के कारणों, ठीक है ना, जो भी हमारी जो गति है उसके जितने भी कारण निकले, रीजन जितने भी निकल कर आएंगे, ठीक है, कार्यत बलों और आघूर्णों का अध्ययन करना इसमें शामिल होता है। तो ये सारी चीजें पॉइंट आप इसमें मेंशन कर दोगे, ठीक है, तत्व के रूप में। अगर तत्व 3 मार्क्स का आता है तो कोई से भी 3 पॉइंट आप इसमें उठा के एग्जाम में लिख सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शारीरिक गति के प्रकार, ठीक है। तो शारीरिक गति के प्रकार में कौन कौन से पॉइंट आप मेंशन करोगे, जैसे इधर दिया गया है सबसे पहले फ्लेक्शन। ये हमने अभी जब हम यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे चैप्टर में शुरू में, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, शारीरिक गति के प्रकारों को भी जानने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था फ्लेक्शन के बारे में। फ्लेक्शन क्या होता है, तो जब हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब जोड़ से जुड़ी दो हड्डियों के बीच का कोण घट जाता है, जब हमारे जो बोन्स होते हैं हमारे जॉइंट से जब जुड़े हुए होते हैं, तो उनके बीच का जो कोण जब घट जाता है तो वो फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है फ्लेक्शन में क्या होता है। 1 मार्क्स में आ सकता है कि जब हमारी जोड़ से जुड़ी हुई दो हड्डियों के बीच का, सपोज एक हड्डी बीच में हमारा जॉइंट है, ठीक है, और इन जॉइंट के बीच अगर एक हड्डी का कोण घट जाता है तो वो हमारा फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। विस्तार क्या होता है, विस्तार सेकंड पॉइंट आएगा विस्तार के बारे में। तो देखो फ्लेक्शन के विपरीत इसका जो उल्टा हो जाएगा, फ्लेक्शन में क्या होता है, उसका जो कोण होता है वो घट जाता है, लेकिन विस्तार में जो कोण होगा दो हड्डियों का एक जॉइंट के बीच में वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमारा विस्तार कहलाएगा। जब दो हड्डियों के बीच का कोण क्या होता है, बढ़ जाता है तो वो विस्तार कहलाएगा, और घट जाता है तो वो क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अपहरण आता है एक अगला पॉइंट। अपहरण क्या होता है, जब आपके शरीर की मध्य रेखा या केंद्र से पार्श्व रूप से दूर की ओर की गति। ये अभी ये जो टॉपिक है ये अभी हम अगले वाले स्लाइड में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगला है हमारा अभिवर्तन यानी कि एडक्शन। एडक्शन में क्या होता है, आपके शरीर की मध्य रेखा, जो हमारे शरीर की एक रेखा होती है मध्य रेखा, और केंद्र की ओर गति, मतलब जिस भी केंद्र की ओर हम गति कर रहे होते हैं तो उसके बीच की गति को अभिवर्तन हम लोग कहते हैं, एडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा घूर्णन। घूर्णन क्या होता है, आंतरिक और बाहरिक दोनों होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, ठीक है। इंटरनल में क्या होता है कि इंटरनल घूर्णन का अर्थ है शरीर की धुरी की ओर घूमना, मतलब शरीर की जो धुरी है उसकी तरफ घूमना, वो इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल में क्या होता है, बाहरी घूर्णन में क्या होता है, शरीर के केंद्र से दूर की ओर, मतलब 180 डिग्री पर, ठीक है, 180 डिग्री तक उसको अपनी बॉडी को घूमना, ठीक है, बॉडी को घुमाना। तो ये मेरा घूर्णन में आता है। परिभ्रमण क्या होता है, शरीर के किसी भाग को 360 डिग्री तक वृत्ताकार घुमाना। परिभ्रमण, जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे हम लोग घूम गए पूरे 360 डिग्री तक, ठीक है, तो ये मेरा परिभ्रमण कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे गति के प्रकार में आते हैं। उसके बाद एक आता है सुपिनेशन, ठीक है। सुपिनेशन क्या होता है, तो हमारी हथेली या तलवे की सामने की ओर मुंह करके बैठने की मानक शारीरिक स्थिति है। तो बैठने की एक शारीरिक स्थिति है जिसमें बताया गया हमारा जो हाथ होगा, हथेली या तलवा, वो क्या होगा, सामने की ओर होने चाहिए, और मुंह सामने की ओर करके हमें एक बैठने की शारीरिक स्थिति को दर्शाता है, कौन सा, सुपिनेशन। उसके बाद है प्रोनेशन में क्या होता है, हथेली या तलवे की मानक एनाटॉमिकल स्थिति पीछे की ओर होती है, ठीक है, मतलब हम सामने बैठे हैं इसमें हम पीछे की ओर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये 7-8 पॉइंट है जो कि हमारे शारीरिक गति के प्रकार को दर्शाते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर दोगे। देन हमारा है अगला टॉपिक है हमारा समतल और अक्ष, ठीक है। देखो समतल और अक्ष, जिसमें हम अवधारणा और शरीर की गतिविधियों के बारे में, इसका अनुप्रयोग क्या क्या है हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इमेज इधर देख लो, ताकि इमेज से ही थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना। जैसे कि ये बॉडी पोस्चर हो गया,
और बीच में जो आप देख रहे हो ये कांच का एक वो हम बोल सकते हैं कि जब हम एक्सप्लेन करने के लिए है एक तरीका है, ठीक है। जैसे देखो शारीरिक स्थिति में मानव गति एक समतल में और एक अक्ष के चारों ओर गति करती है, ये इसके बारे में थोड़ा सा अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। गति को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, शरीर को काल्पनिक स्लाइस यानी कि कांच की एक श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। तो हम इसको बस समझने के पैटर्न में देख सकते हैं कि ये जो स्लाइस आप देख रहे हो ऑरेंज कलर में, ये कांच की एक श्रृंखला है जिसको समझाने के पैटर्न से, एक्सप्लेन करने के पैटर्न से दिया गया है, ठीक है। जो इसके माध्यम से चलती है, जो इसी कांच के माध्यम से वर्क करती है, ठीक है। इसमें आप बताओगे कैसे होना चाहिए बॉडी पोस्चर। तो मानव शरीर बिल्कुल सीधी रेखा में, मतलब सीधा बिल्कुल खड़ा होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। चेहरा आगे की ओर होना चाहिए, फेस हमारा फ्रंट की ओर होना चाहिए, हमारे जो हाथ है वो बिल्कुल साइड में होने चाहिए हमारे शरीर के, ठीक है। और हमारी हथेलियां आगे की ओर हो, ठीक है, हमारे जो हाथ है वो आगे की तरफ हो, पीछे नहीं, हम ऐसे हाथ पीछे करके खड़े हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी हथेलियां आगे की ओर होनी चाहिए, पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए और पैर जमीन पर सपाट रखिए, मतलब हमारा जो दोनों पैर है वो इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। पैर बिल्कुल जमीन पर सपाट होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें पहले तो मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कि समतल एक काल्पनिक सपाट सतह है जो पिंड से होकर गुजरती है और उस सतह को विभाजित करती है, ठीक है। मतलब कि कांच का स्लाइस अगर हम बीच में लगा रहे हैं तो हमारी बॉडी को दो प्रकार में, दो भागों में विभाजित करेगी। उसके बाद वह सतह जिस पर गति होती है उसे समतल सतह कहते हैं। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि समतल सतह की परिभाषा बताइए। तो ये वाली लाइन आप बहू आप एग्जाम में लिख के आने वाले हो, या हो सकता है आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि समतल सतह किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे, तो आपको बताना है कि वह सतह, ठीक है, वह सरफेस जिस पर क्या हम जिस पर गति होती है उसे हम समतल सतह कहते हैं, ठीक है, ये आप बता दोगे, ठीक है। अब इसमें 3 प्रकार के तल आपको मेंशन करने पड़ेंगे, कौन-कौन से। एक तो मध्य तल होता है जिसको हम धनु तल भी कहते हैं, ललाटीय तल होता है जिसको हम कोरोनल तट कहते हैं, ठीक है, तल कहते हैं, और अनुप्रस्थ होता है जिसे हम क्षैतिज तल कहते हैं। तो 3 प्रकार के तल आप इसमें मेंशन करोगे, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो आप बॉडी प्लान्स के बारे में, है ना। जैसे ये कोरोनल प्लेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे सैगिटल प्लेन, मतलब कि जो अभी आपको मैंने 3 तल बताए हैं उन्हीं का यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया, धनु तल, ललाटीय अनुप्रस्थ यानी कि क्षैतिज, और ललाटीय कोरोनल तट। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा हो जाएगा, ललाटीय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मध्य तल दिया गया है, ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्षैतिज तल दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। धनुतल क्या होता है, इधर डेफिनेशन भी दी गई है, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है तो आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। धनुतल क्या होता है, धनुतल एक ऊर्ध्वाधर तल है जो शरीर को दाएं और बाएं भाग में विभाजित करता है, शरीर को लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट में विभाजित करता है, ठीक है। इस तल पर गति आगे या पीछे की ओर होती है, जैसे कि चलना, दौड़ना या कलाबाजी। इस तल पर गति कैसी होगी, किस तरीके की इसमें हम गति कर सकते हैं, तो जैसे कि भागना इसमें शामिल हो गया, ठीक है, या फिर दौड़ना, चलना, ठीक है ना, कलाबाजी किसी भी प्रकार की, तो ये सारी चीजें धनुतल में शामिल होती है। ललाट तल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ललाट तल भी एक ऊर्ध्वाधर तल है लेकिन शरीर को आगे पीछे की ओर विभाजित करता है, ठीक है। अच्छा, धनु में क्या होता था, हमने हमारे शरीर को किस प्रकार विभाजित किया, राइट और लेफ्ट में विभाजित किया, इस तरीके से बीच में कांच का पोर्शन ना के राइट और लेफ्ट में। लेकिन ललाट में क्या होता है, हमारा जो शरीर होगा वो कैसे विभाजित हो जाएगा, हमारा शरीर यहाँ पे विभाजित होगा आगे और पीछे की ओर में, ठीक है। हमारा शरीर इसमें आगे और पीछे की ओर विभाजित होगा और इस तल पर होने वाली गतिविधियों में कार्टविल शामिल हो सकता है, ठीक है। देन हमारा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में क्या हो जाएगा, यानी कि एक क्षैतिज तल है, ठीक है। ऊपर के दो तल कैसे थे, ऊर्ध्वाधर थे, और नीचे का जो तल है अनुप्रस्थ, ठीक है, क्षैतिज वाला तल, ये कैसा है, क्षैतिज तल है जो शरीर को ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित करता है, यानी कि बीच में से शरीर का ऊपर का हिस्सा और उसके नीचे का, ठीक है, निचला हिस्सा, ठीक है। तो इस तल पर होने वाली हरकतों में हम आइस स्केटिंग, स्पिन शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तल थे, ठीक है, जो समतल सतह को दर्शाते हैं, हमारी बॉडी पोस्चर को। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है हमारा धुरी क्या होता है, ठीक है। धुरी, देखो धुरी में क्या डेफिनेशन आप इंक्लूड करोगे, मानव शरीर को भी शारीरिक अक्ष में विभाजित किया जाता है, हमारी बॉडी को भी एक्सिस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है।
और घूर्णन अक्ष एक काल्पनिक रेखा बिंदु है जो गति का कार्य करने के लिए किसी जोड़ या शरीर से होकर गुजरती है। ठीक है, इस पे आपको ध्यान दे देना है, बस आपको धुरी का डेफिनेशन यहाँ पे आपको फोकस करना है कि मानव शरीर को भी शारीरिक क्या करने में, शारीरिक अक्ष में विभाजित किया गया है, मतलब कि एक फिजिकल एक्सिस में हमें क्या किया गया है, हमें हम बोल सकते हैं कि विभाजित, डाइवर्ट किया गया, मतलब डिवाइड किया गया। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सभी गतिविधियां एक अक्ष के चारों ओर घूमती है। जितनी भी हम मूवमेंट करते हैं, हम जितनी भी गतिविधि हम करते हैं एक अक्ष के चारों ओर करते हैं। एक पॉइंट होता है शरीर का, उस पॉइंट के चारों ओर हम लोग करते हैं उस चीज को। वह सतह जिस पर गति होती है उसे हम अक्ष कहते हैं। मतलब जिस सतह पर हम गति करते हैं उस सतह को, उस सरफेस को हम लोग एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अक्ष को हम लोग इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज और ललाट, मध्यम या घातक अक्ष और सजातीय तल, ये जो भी अभी मैंने आपको पिछले आगे वाले स्लाइड में बताया था वो सारी चीजें इसमें भी आ जाएगी, है ना, तो इसको आपको ध्यान देना है। क्षैतिज अक्ष में क्या होता है, तो अगल बगल से दौड़ना। ठीक है, धनुतल के लंबवत, आमतौर पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के बॉडी जो प्रकार थे, जो शारीरिक गति के प्रकार थे, तो अब आप इसमें मेंशन करोगे, क्षैतिज अक्ष के अंतर्गत मेंशन करोगे। और इधर आप मेंशन करोगे कि धनु अक्ष में क्या क्या होते हैं, तो आप धनु अक्ष में बताओगे कि आगे से पीछे की ओर दौड़ना। ठीक है, और कोरोनल तल के लंबवत। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप इसमें मेंशन करोगे। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, 3 तल थे ना, फ्रंटल। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में आपको दिया गया फ्रंटल था फर्स्ट। ठीक है, और ट्रांसवर्स था, सैगिटल था। तो इसमें मोशन कैसे होगा, अबडक्शन, साइड इफेक्शन, इन्वेंशन, ठीक है ना, इवर्जन, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। एक्सिस कौन सा होगा इनका, सैगिटल होगा। और एग्जांपल स्टार जंप, साइड बेंडिंग, ये एग्जांपल हो सकता है। ट्रांसवर्स में कौन सा होगा, तो रोटेशन, एक्स रोटेट, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहरी और आंतरिक रोटेट करना बॉडी को, है ना। वर्टिकल, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, थ्रोइंग, बेसबॉल स्विंग, गोल्फ स्विंग, ये सारी चीजें इसके एग्जांपल में आ जाएगा। सैगिटल में क्या होता है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, ये इसके गति के कौन से प्रकार है, ये गति के प्रकार है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे कि चलना, स्क्वेटिंग, ओवरहेड पास। ठीक है, और फ्रंटल इसका एक्सिस हो जाएगा, इसका अक्ष किस तरफ होगा, फ्रंट में होगा, है ना। देखो यहाँ पे दिया गया है बॉडी का प्रकार। ठीक है, फ्रंटल, ट्रांसवर्स और सैगिटल, यहाँ पे गति। ठीक है, मोशन के बारे में, यहाँ पे गति के बारे में बताया, यहाँ पे हमें अक्ष के बारे में बताना, यहाँ पे हमें एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो फ्रंटल का क्या उदाहरण, अक्ष कौन सा हो जाएगा, सेगिटल, एग्जांपल स्टार जंप। इस तरीके से आपको ध्यान में करना है इस सारी चीजों को। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, बहुत छोटा चैप्टर था। और आई होप दैट आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और चैप्टर को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के साथ फिर 10 डिस्कस करेंगे, और आप लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट